ब्रिक्स सम्मेलन की समाप्ति हो गई है और इस सम्मेलन की समाप्ति के बाद इस पूरे सम्मेलन का डिक्लेरेशन भी जारी कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर तमाम जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद कजान डिक्लेरेशन जो है वो जो पूरा 16th ब्रिक्स समिट का डिक्लेरेशन है उसको देखेंगे, उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। फिर अंत में ब्रिक्स के विषय में कुछ जो जरूरी बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर एक सवाल भी आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले एक बार खबर पे चर्चा की जाए। तो खबर आपकी यही है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो है वो आयोजन समाप्त हो गया है और इस समाप्ति के बाद आपको कजान डिक्लेरेशन देखने को मिली है। कजान उस जगह का नाम है, रशिया में वो जगह है जहां पर इस पूरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। अब ये जो कजान डिक्लेरेशन है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये बैठक अपने आप में खास क्यों थी। जो ब्रिक्स की 16वीं बैठक है वो बैठक इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो ये बैठक इंपॉर्टेंट इस वजह से थी क्योंकि ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली बार ब्रिक्स की जो तमाम कंट्रीज हैं वो एक साथ एक जगह पर एक मंच पर इकट्ठा हो रहे थे। इसी वजह से ब्रिक्स की इस हालिया बैठक को इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। अगर नई कंट्रीज की बात करें तो इसमें आपका ग्रीस है, मिस्र है, इसके अलावा इसमें आपका इजिप्ट है, इजिप्ट के अलावा इथोपिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है। तो ये 4 कंट्रीज हैं, आपकी नई कंट्रीज हैं ब्रिक्स की। इसके अलावा आप कजान डिक्लेरेशन की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु यहां से निकल करके आए, तो सबसे पहला पॉइंट जो रहा कजान डिक्लेरेशन में वो था ग्लोबल साउथ की आवाज को लेकर के। तो कजान डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर और ज्यादा जोर दिया गया और यहां पर कहा गया कि दुनिया भर में जितनी भी डिक्लेरेशन होती हैं, दुनिया भर में जितनी भी बातचीत होती है, उसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को, ग्लोबल साउथ का क्या मतलब है? ग्लोबल साउथ का मतलब है दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दुनिया की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी आवाज को दुनिया की चिंता में शामिल किया जाए। यानी कि वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो देश किस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, उन प्रॉब्लम्स पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाए और केवल यूरोप की प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम ना माना जाए, बल्कि दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पर भी, जो जो गरीब देशों की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पर भी दुनिया के डेवलप्ड देश विचार कर सकें। इसके लिए यहां पर बेसिकली आपका आह्वान किया गया है। इसके अलावा भारतीय पहल और वैश्विक भागीदारी का यहां पर समर्थन किया गया है। 2028 के आसपास अगर आप देखें तो कोप 33 जो होने वाला है, कोप 33 जो होने वाला है, उसकी मेजबानी बेसिकली यहां पर भारत की जो उम्मीदवारी है, जो कैंडिडेचर है भारत का, दुनिया जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने भारत के कैंडिडेचर का समर्थन किया है। तो भारत को यहां पर कोप 33 के जो मेजबानी का दावा है भारत का, उस दावे का समर्थन यहां पर आपका ब्रिक्स कंट्रीज की ओर से देखने को मिला है। इसके अलावा भारत की अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की जो पहल है बिग कैट्स के लिए, उस पहल का समर्थन यहाँ पर बेसिकली सभी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने किया है। और इस पूरी पहल का प्राथमिक लक्ष्य है कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी और वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया जा सके। इसके अलावा सभी ब्रिक्स कंट्रीज ने G20 के दौरान भारत की ओर से जो तमाम कदम उठाए गए उन कदमों का भी समर्थन किया गया। जैसे कि भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान यूरोपियन यूनियन को G20 के मेंबर के तौर पर शामिल किया था। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और इसी कदम ने भारत को जो है ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर स्थापित किया था। ये बेसिकली यहां पर आपका भारत की ओर से जो पहल की गई उसकी बात हुई। इसके अलावा इसमें ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम पर भी जो है बातचीत की गई। ये जो स्टार्टअप फोरम है ये बेसिकली आपका नवाचार, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और ज्ञान हस्तांतरण यानी कि नॉलेज ट्रांसफर पर जोर देता है। और इसको अगर आप देखें तो पिछली बार जो भारत की अध्यक्षता थी, जो पिछली बार भारत की जो बैठक थी उसके दौरान स्थापित किया गया था, उसके लिए प्रोत्साहित इसको किया जाता है। इसके अलावा आतंकवाद निरोधी और सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई। यहाँ पर एक समझौता है, समझौते का नाम है सीमा पार आतंकवाद और व्यापक आतंकवाद विरोधी समझौता यानी कि CCIT। तो ये जो आपका समझौता है कजान डिक्लेरेशन में, इस पूरे समझौते को लेकर के अपनी मान्यता प्रदान की गई और आतंकवादियों की सूची को मजबूत करने के भारत के जो प्रयास हैं, भारत लगातार कोशिश करता रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आतंकवादी हैं उनकी सूची को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, उनकी सूची को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके। भारत लगातार जो भी आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके नाम को प्रस्तावित करता रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार नाम को वीटो कर दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर आप देखें तो साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकवादियों की सूची को मजबूत करने के लिए जो भारत के प्रयास रहते हैं, उन प्रयासों का समर्थन आपको ब्रिक्स कंट्रीज की ओर से देखने को मिला है। इसके अलावा स्वास्थ्य और वैक्सीन के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था, 2022 में भारत की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया था। ये बेसिकली आपका टीकाकरण अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता है। इसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर के इस पूरी बैठक में दोबारा से चर्चा की गई। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा की अगर आप बात करें तो डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के महत्व को भी स्वीकार किया गया, जहां बहुत सारे ब्रिक्स देशों ने आपस में पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशने की बात की कि किस तरह से हम अपने आपस के देशों में, जैसे भारत जो है वो मेडिकल टूरिज्म के मामले में बहुत आगे है, तो अब दुनिया के जो दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज के देश हैं वो भी भारत से सीख सकते हैं। भारत और उनके जो नागरिक हैं उनको अपने देश में और ज्यादा आमंत्रित कर सकता है ताकि उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर, और भारत में आपको पारंपरिक चिकित्सा भी देखने को मिलेगी। आयुष मंत्रालय भारत की ओर से स्थापित किया गया है, तो भारत लगातार पारंपरिक चिकित्सा पर जोर दे रहा है और ये भी आपको इसकी कमिटमेंट जो है दर्शाता है। इसके अलावा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और परिवहन संरचना को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई कि किस तरह से हम बेसिकली यहाँ पर डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के महत्व को स्वीकार करेंगे, डिजिटल समान डिजिटल पहुंच को किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारा आपको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, उस डिवाइड को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर के भी यहाँ पर आपको इस पूरी बैठक में बातचीत देखने को मिली। कजान डिक्लेरेशन में बात हुई। फिर आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत की गई कि कैसे जो तमाम देश हैं वो अपनी संप्रभुता और अपनी अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी परिवहन क्षमता को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक शासन सुधार को लेकर के भी बातचीत यहाँ पर आपको देखने को मिली, जो कि भारत का अपने आप में एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीलैटरलिज्म को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर देता रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ा कदम रहा है वो है आपका यूएनएससी में सुधार, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार। और भारत और इसके साथ साथ दुनिया के कई देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की भी मांग करते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको उठाया गया कि हमें दुनिया के जो तमाम आपके देश हैं, जो तमाम आपके संगठन हैं, उन संगठनों की संरचना को और ज्यादा मजबूत करने और उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो ये ओवरऑल, इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और मौजूद है और वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रभाव को लेकर के। तो यहाँ पर बेसिकली आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस पूरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो एक शाखा है वो शाखा आपका गिफ्ट सिटी में खोली जा सकती है। ये बेसिकली यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्ताव रखा गया ताकि जो आर्थिक लक्ष्य हैं और जो आर्थिक लक्ष्यों का जो है सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके और निवेश में बढ़ोतरी की जा सके। तो भविष्य में आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक जो ब्रांच है वो आपको गिफ्ट सिटी में देखने को मिल सकती है। और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी है आपकी गुजरात में। तो ये कुछ ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पूरे टॉपिक में। अब अंत में एक बार ब्रिक्स के बारे में अगर आप बात करें तो दुनिया की जो 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी उनका एक ग्रुप जो है वो स्टार्टिंग में शुरू किया गया था। बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो ब्राजील आपको मिलेगा, रूस मिलेगा, भारत मिलेगा, चीन मिलेगा और दक्षिण अफ्रीका मिलेगा। इन्हीं को मिलाकर के ब्रिक्स का निर्माण होता है। अब इसकी शुरुआत की अगर आप बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको शुरुआत में एस यहाँ पर शामिल नहीं था। शुरुआत में इसको केवल ब्रिक बोला जाता था और इसका कॉन्सेप्ट 2001 में एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम था जिम ओनील की ओर से बेसिकली यहाँ पर दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नाम को संबोधित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अगर आप देखें तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया और उसके बाद से ये ब्रिक्स बन गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका पूरा इतिहास रहा है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ब्रिक्स जो आपकी कंट्रीज थी, ये 4 जो कंट्रीज थी आपकी, इन्होंने पहली बार अपनी बैठक को आयोजित किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग पहली बार 2009 के बाद से हर साल जो है उनके एक फॉर्मल समिट का आयोजन किया जाता है। एक बार अगर आप इकोनॉमिक लिहाज से बात करें तो ये पूरा चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पूरे चार्ट में आप देखेंगे तो चाइना जो है वो बेसिकली आपका जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, सबसे मजबूत कंट्री है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको भारत मिलेगा। फिर आपका चाइना है, ब्राजील है और सऊदी अरेबिया है। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अंत में इसी नोट के साथ एक वीडियो को समाप्त करते हैं और आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2010 में ब्रिक्स समूह का हिस्सा बना था। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब क्या है?
वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट का लाभ भी जो है आप उठा सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8750187501। चलिए इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।